कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम रिजेक्शन और उसमें हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स का क्या रोल है। इस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे क्योंकि कंज्यूमर एक नए सिरे से मिसलेड फील कर रहा है कि उन्हें कई बार बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं चलता कि कैसे उनका क्लेम रिजेक्ट होने के लिए खास तरीके से इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल नर्सिंग होम काम करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम जो कैशलेस फैसिलिटी देते हैं और जिन जो लिस्टेड होते हैं इसके लिए, पेशेंट जब वहाँ पर एडमिट होने के लिए जाता है तो नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो तुरंत दे दिया जाता है यदि आवश्यक हो तो। उसके बाद उनसे इंश्योरेंस का कार्ड लेकर तुरंत अप्रूवल के लिए डाला जाता है और इसमें अधिक समय लगने की कोई संभावना नहीं होती। 15-20 मिनट और अधिक से अधिक आधे घंटे में अप्रूवल या नॉट अप्रूव्ड दोनों स्थितियों में मैसेज वहां से आ जाता है। किंतु हो ये रहा है, जैसे ही हॉस्पिटल नर्सिंग होम को ये थोड़ा सा प्रतीत होता है कि ये कैशलेस फैसिलिटी पेशेंट को नहीं मिलने वाली है, बजाय इसके कि पेशेंट को बताया जाए कि आपका अप्रूवल अभी नहीं हुआ है, वो तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट शुरू कर देने के बाद जब पेशेंट बार बार पूछता रहता है अप्रूवल आ गया, क्या अप्रूवल आ गया, तो उसे मिसलीड किया जाता है। हाँ, अप्रूवल आ गया, एक कुछ क्वेरी थी, हमने डाल दिया है, उसका जवाब रिप्लाई दे दिया है, हमने दोबारा डाल दिया, और वो अप्रूवल के लिए दोबारा डाल देते हैं ये जानते हुए भी कि ये अप्रूवल होने वाला नहीं है। और उसके बाद जब बड़ा लंबा बिल आ जाता है तो कैशलेस फैसिलिटी के लिए मना कर दिया जाता है ये कहकर कि आपका तो अप्रूवल हुआ नहीं। पेशेंट फिर जब कांटेक्ट करता है इंश्योरेंस को तो उसे पता चलता है कि फर्स्ट स्ट्रोक में, पहली बार में, जब उनका वो अप्रूवल के लिए जब भेजा गया था नर्सिंग होम को, तभी बता दिया गया था कि ये कारण है जिसके वजह से यहाँ पर इनका अप्रूवल नहीं होगा। तो इस तरह से कंज्यूमर बजाय अपने ट्रीटमेंट रोकने के, जो कि अर्जेंट नहीं होता, कोई और हॉस्पिटल चुन सकता है या कहीं और जा सकता है, उसको इतना लंबा चौड़ा बिल पे करना पड़ता है। दूसरी स्थिति होती है जब नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट के नाम पर रिजेक्ट कर दिया जाता है क्लेम। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट इंश्योरेंस लॉ में डिफाइंड कहीं भी नहीं है। बहुत सारे केसेस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जब केसेस गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी क्लियर डेफिनेशन बताई कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट किसको कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स के अनुसार, जिसमें एक प्रमुख ऑर्डर था आशा रानी वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये 2000 में इसका एक ऑर्डर हुआ और 2012 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर विशद चर्चा की। इस केस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह माना 3 स्टेप्स होने जरूरी हैं जब आप इसको नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट के कारण रिजेक्ट करते हैं। पहला, किसी फैक्ट का नॉन डिस्क्लोजर होना चाहिए, मीनिंग देयर बाय कि कोई ऐसा फैक्ट हो जो पेशेंट ने न बताया हो प्रपोजल फॉर्म में जब पूछा जाता है। दूसरा है कि वो जो फैक्ट नहीं डिस्क्लोज किया वो मटेरियल हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मटेरियल हो, कि वो इतना इंपॉर्टेंट वो फैक्ट हो कि उसका इंश्योरेंस देने या ना देने पर निर्णय इंश्योरेंस कंपनी को लेना हो। और तीसरा फैक्टर है कि उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को ये पता तो हो कि उसको फला बीमारी है। केवल सिम्टम्स से किसी बीमारी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई तरह के सिम्टम्स कई बीमारियों में एक जैसे होते हैं। यदि किसी पेशेंट ने पहले कभी कोई चेकअप नहीं करवाया, किसी डॉक्टर ने डायग्नोज नहीं की कोई बीमारी और उस बीमारी के लिए दवा नहीं खाई, तो उसे ये मानना चाहेगा कि पेशेंट को इस बारे में पता नहीं था। अब यहाँ पर क्या है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट में किसी से पूछा गया तुमको कोई बीमारी है जो 10 या 12 साल पहले बीमारी थी और उसका इलाज भी हो गया था और वो क्योर हो गया था। उस बीमारी के बारे में अगर नहीं बताया
तो वो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट नहीं, क्योंकि वो फैक्ट मटेरियल नहीं है। दूसरा, आपने कोई और कितनी पॉलिसीज ले रखी हैं, इसका अगर जवाब ठीक तरह से नहीं दिया गया तो ये कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट नहीं है जिसको यदि इंश्योरेंस कंपनी जान लेती तो इंश्योरेंस इशू नहीं करती। लोग एक दो तीन चार कई पॉलिसीज लोग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जब कोई मनाही नहीं है और चार पांच पहले और भी कोई पॉलिसीज ली हुई हैं, तो ये कोई कारण नहीं होता कि इंश्योरेंस कंपनी ये कहे कि हमें बताते आपके इंश्योरेंस इशू नहीं करते। जबकि ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिसमें और पॉलिसीज कितनी ली हुई उसकी सूचना देने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस इशू करती है। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी ऐसे क्लेम रिजेक्ट करती है, ऐसी डिजीज के लिए क्लेम रिजेक्ट करती है या ऐसी बात के लिए रिजेक्ट करती है जिसका संबंध उस बीमारी से है ही नहीं जो पहले थी। मान लीजिए पहले पेशेंट को कोई प्रॉब्लम थी, किंतु अब जो इलाज कराया है वो किसी और प्रॉब्लम के लिए, पहले कभी मान लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम थी, कार्डियक प्रॉब्लम थी और उसके लिए बाईपास सर्जरी हो चुकी है, और अब जो डिजीज है वो कुछ और है जिसका कार्डियक से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट कर देगी कि इट इज नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। पहले का फैक्ट अगर 26 साल पहले था, 28 साल पहले था और जो क्योर हो चुका था और जिसके लिए कोई अब उसके बाद किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि ये बीमारी ये एग्जिस्ट करती है, मान लीजिए उसे स्टोन्स हो गया, उसका इलाज करवाया, तो इसके इलाज के लिए क्लेम रिजेक्ट करने का कोई तर्क नहीं है यदि पहले उनको कार्डियक प्रॉब्लम थी। ये कुछ चीजें हैं नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट के नाम पर जिसमें रिजेक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर्स में सही नहीं पाया गया। अगला एक फैक्टर है सीजीएचएस फैसिलिटी। जहां पर किसी पेशेंट को सीजीएचएस फैसिलिटी है, वहां कोई किसी भी नर्सिंग होम को या किसी भी हॉस्पिटल को कोई दिक्कत नहीं होती, तुरंत फुरंत अप्रूवल ले लेते हैं और न केवल एक बार उसको आगे ट्रीटमेंट को प्रोलॉन्ग करने के लिए भी अप्रूवल ले लेते हैं। पेशेंट को इसमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि पेशेंट को अपनी पेमेंट अपने पॉकेट से नहीं करनी पड़ती, किंतु सरकारी खर्चे का दुरुपयोग इस तरह से अवश्य होता है क्योंकि जो बीमारी पेशेंट को कभी थी ही नहीं, खोद खोद कर ढूंढ ढूंढ कर पूछ पूछ कर कि आपको ये हुआ था क्या, अब ये बताइए आपको ये हुआ था क्या, जिस तरह के भी सिम्टम्स कोई पेशेंट बताता रहेगा उसकी खोजबीन होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए कई तरह के टेस्ट करवाए जाएंगे एक के बाद दूसरा, और एक लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा जो सीजीएचएस पे करेगा, पेशेंट को पे नहीं करना होता। किंतु इस तरह से सरकारी पैसे का बहुत दुरुपयोग होता है। पेशेंट इस पर प्रश्न नहीं उठाता, किंतु ये एक गलत पद्धति है जो नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स अडॉप्ट कर रहे हैं। अगला एक और फैक्टर है डिस्चार्ज समरी को इस तरह से बनाया जाता है जिसमें जो डिजीज थी, कायदे से क्या होना चाहिए, एक डिजीज है, किस डिजीज को लेकर पेशेंट आपके पास आया, आप उसको लिखिए, लिख कर देखिए उसको फिर डायग्नोज क्या किया गया, डायग्नोज करके ट्रीटमेंट क्या सोचा गया और उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया गया। ये तो एक्चुअली जिसे डिस्चार्ज समरी कहना चाहिए, डिस्चार्ज समरी में ये सारी चीजें होनी चाहिए। किंतु होता क्या है, डिस्चार्ज समरी को इस तरह से बनाया जाता है जो पेशेंट पहले एडमिट होते समय काउंटर पर ही पूछने पर जो बताता है उसको नोट कर लिया जाता है। नोट करके हाँ इनको 3 साल से ये प्रॉब्लम थी, इनको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती थी, ऐसी ऐसी सारी चीजें लिख ली जाती हैं। किंतु जो आपने एक्चुअली डायग्नोज किया है उसके आधार पर तो ट्रीटमेंट आप दे ही चुके होते हैं। डिस्चार्ज समरी में कहीं लिखता है कि पेशेंट ने कहा था ये प्रॉब्लम थी, और ये डिस्चार्ज समरी जब आप भेजते हैं इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि आपको ये प्रॉब्लम भी पहले थी। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के बहुत सारे केसेस गए और सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये होल्ड किया कि जो कुछ पेशेंट बताए वही डिजीज नहीं हो सकती। पेशेंट का बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो, टेस्ट हो, किसी डॉक्टर ने पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखी हो, कोई दवाई दी हो, तब तो उसे प्री एग्जिस्टिंग मान सकते हैं। किंतु यदि उसने ये बताया कि मुझे फला प्रॉब्लम हो रही थी,
तो उसमें दैट डज नॉट मीन कि वो प्रॉब्लम 3 साल से थी। आज आप डायग्नोज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आज से ही शुरू हुई मानी जानी चाहिए, या फिर पेशेंट ने पहले किसी डॉक्टर को बताया हो, प्रिस्क्रिप्शन ली हो, डॉक्टर ने चेक किया हो, दवा दी हो और दवाई ली हो, तब तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बनेगी, अन्यथा वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ फैक्टर्स बताए कि किन फैक्टर्स की वजह से कंज्यूमर्स के क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसमें कंज्यूमर का कोई दोष भी नहीं होता, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी नहीं होती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे नए इशू पर। थैंक यू वेरी मच।